तो 2022 की जंग लड़ने के लिए सभी पार्टियां तैयार हैं उत्तर प्रदेश में और बीजेपी की चुनावी रणनीति को धार देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह आज पहुंच रहे हैं। उसी पर लगातार हमारी नजर और चर्चा भी जारी है। भाटी साहब, ये एक बार तस्वीरें देख लीजिए। गृह मंत्री अमित शाह एयरपोर्ट पर आपको नजर आ रहे हैं और उनका स्वागत सत्कार हो रहा है। जैसे ही कार्यक्रम शुरू होगा हम वहां अभी आपको लिए चलेंगे, वो तस्वीर भी दिखाएंगे। भाटी साहब, कुछ सेकंड मेरी बात सुन लीजिएगा ध्यान से। आपने न्यूज 24 के लिए कहा, मैं आपको इतना बता देना चाहती हूं कि न्यूज 24 अपनी निष्पक्ष खबरों के लिए जाना जाता है और जब आप जनता के बीच में जाएंगे तो न्यूज 24 की अहमियत आपको नजर आएगी। अब मेरा सवाल यह है कि आप पत्रकार थे, अच्छी बात है, पत्रकारिता आप छोड़ चुके हैं, अब नेता हैं, नेतागिरी कीजिए। आज आपको इन्वाइट किया गया है कि गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर आप क्या सोच रहे हैं, अब बोलिए। आपकी भाषा बहुत असभ्य है, आप धमका रही हैं मुझे। मैं धमका नहीं रही हूं, मैं धमका नहीं रही हूं। घमंड के साथ मत बैठा करिए ये डिबेट में। भाटी साहब देखिए, जो आपने शुरुआत की मैंने उसका जवाब दिया। अब हम बात करें दौरे पर, दौरे पर बात करें, बोलिए। जब भी हम सच बोलने की कोशिश करते हैं आप बोलने नहीं देती। आपके साथ डिबेट में कई बार रहा हूँ। मेरी बात सुनिए पहले। मैंने ऑलवेज वेलकम किया है आपको, ऐसा नहीं है। बोलिए बदतमीजी मत करिए, मेरी बात सुनिए पहले। बोलिए बोलिए, अब बोलिए। न्यूज 24 का मैं बहुत सम्मान करता हूँ। न्यूज 24 की इज्जत बहुत है, पत्रकारिता जगत में साख है। न्यूज 24 में काफी निष्पक्षता बची हुई है, लेकिन इसकी इज्जत का पलीता मत लगाइए। अगर आप इस तरह की रिपोर्ट करेंगी, आपने सुनिए विपनेश जी, सच बहुत कड़वा होता है। आपने 16 मिनट तक बीजेपी की भाटगिरी करती रही, आप उसकी प्रशंसा करती रही। भाटी साहब, मैं बोलूंगी तो आपको बुरा लगेगा। बोलने तो एक आध बात तो भाटी साहब ऐसे बात करेंगे तो बात नहीं हो पाएगी। आप फिर सवाल उठा रहे हैं न्यूज 24 की निष्पक्षता पर। आप एक तरफ इज्जत करने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ सवाल उठा रहे हैं। मैं आपको टाइम दे रही हूँ भाटी साहब, अपनी बात रखिए। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर चर्चा करने के लिए हम बैठे हुए हैं। राजीव विपनेश माथुर न्यूज 24 नहीं है। न्यूज 24 में राजीव रंजन और नहीं भाटी साहब, ये कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है, इंडिविजुअल बात मत कीजिए। आपको अगर बात नहीं करनी है तो ऐसे बात नहीं हो पाएगी। भाटी साहब, राजीव पहले मेरे 2 वक्त में बोलने थे, मुझे बोलने नहीं दिया आपने। राजकुमार भाटी साहब, आप बोल नहीं रहे। इस तरह के शब्द, मैं आपकी डिबेट का बहिष्कार कर रहा हूं। मैं आपके चैनल का भाटी साहब, अगर आप मुझे बोलने मैं राजीव रंजन बोल रहा हूँ। राजीव जी, मैं आपका बहुत सम्मान मैं राजीव रंजन बोल रहा हूँ। व्यक्तिगत तौर पे भी मैं राजीव रंजन बोल रहा हूँ। भाटी साहब, अब तो सुन लीजिए, कम से कम आप सुन ही नहीं रहे हैं। सुनिए भाटी साहब, सुनिए आप सर्टिफिकेट अरे भाटी साहब मेरी बात सुन लीजिए। भाटी साहब सुन लीजिए, अगर आप नहीं सुनेंगे तो मेरा कोई अर्थ नहीं है बैठने। मैं आप उठने के लिए स्वतंत्र है। के साथ मेरी पार्टी का भी आप उठने के लिए स्वतंत्र है। क्या कह रहे हैं? सुनिए, आपका किसी ने अपमान नहीं किया। और आप सुनिए, अगर आप उठना है आप उठ जाइए। आपके भाटी साहब, आपकी भाषा, मैं देखिए, मैं भी आपकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन भाटी साहब न्यूज 24 के ऊपर किसी तरह का आक्षेप, किसी तरह के सर्टिफिकेट की किसी नेता की हमको जरूरत नहीं है। जैसे पार्टियों का फैसला जनता करती है वैसे ही दर्शक फैसला करेगा। दूसरी बात है कि ये राजीव रंजन, संदीप चौधरी और विपनेश माथुर को अलग करके आप नहीं देख सकते। ये न्यूज 24 है। और राजकुमार भाटी साहब, अगर गृह मंत्री अमित शाह के लखनऊ दौरे से, उनके संगठन की बैठक से आपका मूड इतना खराब हो जा रहा है तो इसके लिए हम नहीं कर सकते। हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं कि उनके संगठन के बैठक पर उनके चुनावी रणनीतियों का तोड़ आपके पास क्या है। चलिए राजीव, चले गए भाटी साहब, और ऐसे वेलकम हम नेताओं को नहीं कर सकते बिल्कुल भी। मैं आपके पास आ रही हूं संजीव सिंह जी, अब बोलिए, गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को आप कैसे देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कैसे देख रही है? सबसे पहले विपनेश जी, आज भाटी साहब ने जिस भाषा का प्रयोग किया मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगा। और दूसरी तरफ ज्यादा अमित शाह जी के चर्चे उनकी यात्रा के करने से पहले मैं आपके चैनल को बहुत बखूबी देखता हूं। हमारे मित्र राजीव रंजन जी हैं। माहौल क्या है, यहीं से शुरुआत करेंगे। जब 25 तारीख को अभी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी वाराणसी आए थे, राजीव भाई ने दिखाया था क्या माहौल है कि उन्हीं की रैली में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कह रहा था कि बेरोजगारी का दर इतना बढ़ चुका है कि हम अपने घर में बेइज्जत होते हैं। महिलाएं कह रही थी कि वो उज्ज्वला का जो सिलेंडर था, आज हम गैस नहीं भरा पा रहे हैं, कड़ुआ तेल नहीं खरीद पा रहे हैं। इससे ज्यादा सच मुझे लगता है कि बताने की आवश्यकता नहीं है। राजीव भाई ने अपने माहौल क्या है चैनल में दिखाया। दूसरी तरफ अमित शाह को आपने कहा यात्रा को लेकर के, विपनेश जी याद करिएगा, कोरोना के द्वितीय काल में
क्या किया था कलकत्ते में जाकर के? ये लोग कहते थे कि डीजल पेट्रोल का दाम सरकारें नहीं तय करती, कंपनियां तय करती हैं। 60 दिन तक डीजल पेट्रोल का 1 पैसा नहीं बढ़ा और आज रोज 35 पैसे बढ़ा रहे हैं। ये कौन तय कर रहा है? ये इसलिए करना चाहता हूं कि आज चर्चा महंगाई पे है, उत्तर प्रदेश की बढ़ती हुई बेरोजगारी की है। और आज लगातार इनकी नेता बेबी रानी मौर्य वाराणसी के दौरे पे आई थी। क्या कहा? जो पूर्व राज्यपाल नहीं और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, कहा कि महिलाओं को 5 बजे के बाद थाने पे नहीं जाना चाहिए। मैं अनिला जी से पूछना चाहता हूं, अनिला जी बताइए कि क्या आप बेबी रानी मौर्य के वक्तव्य का समर्थन करती हैं? आपके पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। और इतना ही नहीं, अभी सतपाल मलिक जो राज्यपाल हैं, वो बेचारे ने सच बोला कि जम्मू कश्मीर में 300 करोड़ रुपया एक संघ का नेता और अंबानी की दलाली में मैं शामिल नहीं हो पाया तो मैं गोवा फेंक दिया गया। गोवा गया तो पता चला कोरोना काल में वहां ऑक्सीजन से लोग कैसे मरे, वो सच्चाई बताई तो सतपाल मलिक को मेघा। मैं जवाब ले लेती हूँ जल्दी से। अनिला सिंह जी, आप इस पर जवाब दीजिए, फिर मैं अपने सहयोगी राजीव के पास जा रही हूँ। बात तो ये है कि यहाँ पर संजीव सिंह जी या भारती साहब कुछ भी विश्वास है, क्योंकि ये देखिए मैंने कहा ना कि ये लोग तो 16 राजनीति कर रहे हैं, आएंगे कुछ भी बोलेंगे और फिर गायब हो जाएंगे। इस प्रदेश की जनता देख रही है। नहीं बोली थी सभ्यता का पालन करें, सभ्यता का पालन करें। मैं बहुत सभ्यता सुन लीजिए संजीव जी, सुन लीजिए करती हूँ। तो पिछले 4.5 वर्ष में उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है कि किस प्रकार से अपराध कुछ लगा है। बेबी रानी मौर्य जी ने किस प्रकार से कहा, क्या कहा, उसका एक्सप्लेनेशन उन्होंने दे दिया है। यहाँ के थाने बहुत सुरक्षित है, कोई भी महिला कभी भी जा सकती है। आज उत्तर प्रदेश की सड़कें सुरक्षित है। आज उत्तर प्रदेश में अगर कोई भी महिला निकलती है वो भी सुरक्षित है। पहले क्या होता था कि खेतों में जाती थी शक करने के लिए, आज घर में टॉयलेट बना दिए गए, शौचालय बना दिए गए। महिलाओं के पास अपने घर। यहाँ पर आप शिक्षा का क्षेत्र देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र देख लीजिए, आप स्वास्थ्य का क्षेत्र देख लीजिए, किस क्षेत्र में काम नहीं किया गया है। पहले के राजनीतिक दल जो है केवल और केवल मैं या जो अभी भाटी साहब चले गए, मैं इनसे पूछती, इनके नेता ने MY फैक्टर दिया जिसका मतलब होता है माए, जिसको ये कह रहे हैं कि पहले तो मुस्लिम और यादव था, अब ये नहीं। अनिला जी भाटी साहब का तो जिक्र छोड़ दीजिए। आज उनका अमित शाह के दौरे से मूड इतना खराब कि वो चैनल पे बैठकर भूल गए कि वो किस लिए आए हैं, उनका काम क्या है। राजीव, ओवर टू यू। देखिए विपनेश, सबसे पहले तो मैं अपने कांग्रेस के साथी मित्र संजीव सिंह की बात का कि आप माहौल क्या है कि एक एपिसोड के 1 मिनट की चर्चा करते हैं, जो आपकी सहूलियत के हिसाब से जो चीज़ें वहाँ कही गई है। वो कार्यक्रम 21 मिनट का है। अगर 21 मिनट का पूरा कार्यक्रम देखा जाए तब पता चलेगा कि दरअसल माहौल क्या है। हम किसी एक तरफ की बात नहीं करते, जनता जो कह रही है, जिसके बारे में जो राय है वो बातें कह रही हैं। जहाँ तक आज की डिबेट का सवाल है, हम आज चर्चा इस बात की कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में विधिवत सांगठनिक तौर पर जमीनी स्तर पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपनी चुनावी तैयारियों की शुरुआत कर रही है। और सारे लोग जानते हैं कि बीजेपी में चुनाव लड़ाने का काम जमीनी स्तर पर पर्दे के पीछे से अमित शाह का रहता है। अब जब सारा जोर इस वक्त पूर्वांचल में है, पूर्वांचल के समीकरण उठापटक हो रहे हैं, निश्चित तौर पर अखिलेश यादव ने सुभाषपा के साथ गठबंधन करके भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी मुसीबत, एक बड़ी चुनौती खड़ी की है। भारतीय जनता पार्टी का पहले वोट मांगना 14 साल के वनवास के बाद 2017 में भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई थी। वो परिस्थितियां दूसरी थी, वो नरेंद्र मोदी का चेहरा था। आज आपकी 5 साल की सरकार है और योगी आदित्यनाथ का काम है, उनका चेहरा है। और उसके बाद जिस तरह के जातिगत समीकरण है वो टूट रहे हैं और पहले की तरफ भारतीय जनता पार्टी उतनी मजबूत, निश्चित तौर पर 2014, 17, 19 में भारतीय जनता पार्टी बहुत ही शीर्ष पर पहुंची, बाकी विपक्षी दलों का पता नहीं लगा। लेकिन वो स्थिति 2022 के चुनाव में नहीं है और नहीं है। मैं ये बात जमीनी स्तर पे कह रहा हूं क्योंकि दूसरी तरफ की मोर्चेबंदी काफी इस बार मजबूत दिखाई दे रही है। इसलिए ये पता अमित शाह को भी है, ये पता नरेंद्र मोदी को भी है, ये पता योगी आदित्यनाथ को भी है। इसलिए आज चुनाव का कहीं दूर दूर तक अभी 100 दिन के बाद ऐलान होना है, 80 दिन के बाद। लेकिन अगर आ रहे हैं, संगठन की बैठक कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर विपक्ष ने ऐसी परिस्थितियां पैदा की हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी को ये चुनाव चुनौतीपूर्ण लगता है। बिल्कुल राजीव, क्योंकि आप नेताओं का जिक्र कर रहे थे, थोड़ी देर बाद जो अखिलेश यादव से आपकी बातचीत हुई है वो भी दर्शक सुनेंगे। वक्त की कमी है राजीव, आप नजर बनाए रखिएगा। मानस, आप भी नजर बनाए रखिएगा। गृह मंत्री अमित शाह
आज बड़े सदस्यता अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। मेगा सदस्यता अभियान है और बड़ी पार्टी बीजेपी देश में हो जाएगी। साथ ही जो अन्य विपक्षी पार्टियां हैं वो भी बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही हैं, चुनौती दे रही हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।